नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पोस्टर आप देख रहे होंगे, आपके दिमाग में बहुत कुछ ऐसी जो है वो चल रही होगी कि सर अचानक ये बैच कैसे लेके आए। बीते दिनों के अंदर कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर हमें जो है बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर साइंस जो है हमें पढ़ाइए। मैंने इसके ऊपर विचार भी किया, कई सारे मैंने जो एनालिसिस भी किया कि रियल में बच्चों को क्या कंटेंट मिल रहा है क्या। फिर मैंने देखा कि यूट्यूब पर केवल और केवल जो है वो क्वेश्चन का आंसर करवा रहे हैं। अरे भाई, क्वेश्चन का आंसर तब होगा जब थ्योरी क्लियर होगी। क्या आपने जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल की या हायर सेकेंडरी लेवल की जो आपने जो साइंस पढ़ी है वो साइंस कमजोर क्यों है? आप इतने बड़े हो गए, आपके दाढ़ी मूछ आ गई, फिर भी आपको जो है वो साइंस कमजोर लगता है और साइंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। मेरा यहाँ पर मेन जो है, मैं मांगीलाल चौधरी आपके लिए ये बता दूं कि बिहार शिक्षक भर्ती की ये पहली क्लास, मेरी वो पहला शो है जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आने वाले टाइम के अंदर साइंस का जो धुआंधार कंटेंट आने वाला है। मेरा यहाँ पर जो मेन हेडिंग भी यही है, धुआंधार कंटेंट का मतलब होता है कि आपके खोपड़ी के अंदर एक एक चीज की इमेज बनेगी। तो बिहार वाले बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए मेरे साथ। और दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को देखते हुए मैं फोकस कर रहा हूं, लेकिन मैंने ये देखा कि सिलेबस जो है वो हर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। राजस्थान की अगर बात करते हैं या यूपी बिहार या उत्तराखंड की बात करते हैं, तो कोई सा भी वहां पर स्टेट है, लेकिन सिलेबस तो लगभग लगभग वही रहता है, बस थोड़ा सा वेरिएशन अलग होता है। एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। और इस पहले दिन के पहले शो में आपको पता चल जाएगा कि मैं रियल में आपको क्या देने वाला हूं। और आप इस क्लास को देखने के बाद इतना अच्छा फील करेंगे कि रियल में सर हमें कंटिन्यू क्लास चाहिए। और मैं आपके लिए कंटिन्यू बैच लेके आया हूं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ए टू जेड। किसी भी प्रकार का कोई भी यहां पर कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, कंटेंट के रिलेटेड आपसे बात होगी। कंटेंट कैसे मैं डिलीवर करूंगा, कैसे आपके दिमाग में मैं इमेज बनाऊंगा। हम स्टार्ट करते हैं पदार्थों के सामान्य गुण, और आप देखिएगा कि रियल में आपको इस टाइप के क्वेश्चन या इस टाइप की थ्योरी आपको आती कि नहीं आती है। मैंने बड़ा एनालिसिस किया कि यूट्यूब पर एक ही चल रहा है क्वेश्चन आंसर। अरे क्वेश्चन आंसर करने से क्या होगा, उनको थ्योरी तो बताइए। तो सबसे पहले हमारा जो ये जो पहला शो है, मेरा मांगीलाल चौधरी का पहला शो आपको ये बताएगा कि आने वाले समय के अंदर आपकी क्लास कैसे लगने वाली है। मानते हैं कि आप बहुत साइंस के रिलेटेड, आपने साइंस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन दोस्तों मेरे पास सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट जो प्यार देता है, जो स्नेह देता है, आप मेरे चैनल को देखिएगा, कई सारे टॉपिक को मैंने पढ़ाया। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक मैं इस फील्ड का एक कलाकार हूँ। एक इस फील्ड के अंदर मैंने बहुत वर्क किया है, बहुत सारा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। फिर मैं आपके लिए, आपने इतना मुझे स्नेह दिया तो आपके लिए एक बैच लेके आया हूं, और ये बैच अब स्टार्ट हो चुका है, इसका आगाज हो चुका है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, मेरा पढ़ाने का जो पैटर्न होता है, बिहार शिक्षक भर्ती को देखते हुए मैंने ये बैच लॉन्च किया, जिसके अंदर बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने इसको बनाया है कि जैसे आप लोग कहीं भी अगर बात करते हैं, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो और हायर सेकेंडरी हो, आप इतने बड़े हो गए, आप इतनी किताबें पढ़ ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन गलत क्यों होता है, समझना। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम पूरे अच्छे लेवल से करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि दोस्तों हमारा जो यहाँ पर जो चैप्टर स्टार्ट होता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ये चैप्टर तो जुड़ ही जाता है। विज्ञान को जोड़ दिया, लाइफ साइंस दैनिक विज्ञान के नाम से बोल दिया गया है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना ट्रेलर बता दूं कि मैं हूं क्या, मैं क्या आपको देने वाला हूं। दैनिक विज्ञान के अंदर इसका मतलब एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि लाइफ से जुड़ी घटना पूछेंगे पूछेंगे। यार यहां तक एग्जाम के हॉल के अंदर विटामिन के रासायनिक नाम याद नहीं होते हैं, और एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन कैसे होंगे? वो मेरी गारंटी है। मैं कैसी ट्रिक बताऊंगा, मैं कैसे समझाऊंगा, वो सारा मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन आपको समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, आपने यहां पर खाने का सोडा लिखा, ध्यान से सुनना, खाने का सोडा लिखा। मैं थोड़ा सा फिल्म बना रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा फिल्म स्टार्ट होने से पहले ट्रेलर भी जरूरी है दोस्तों। तभी आपके चेहरे पे खुशी आएगी और आप नेक्स्ट क्लास देखोगे। खाने का सोडा का क्वेश्चन आ गया। खाने के सोडे सोडे के क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस में ये होता है कि पहला ऑप्शन आपको मिलता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। बी ऑप्शंस मिलता है दोस्तों जिसको आप लोग बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता हुआ टॉपर्स क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। और तीसरा यहां पर ऑप्शन होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम
क्लोराइड, और डी ऑप्शन होता है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। समझना इधर। अब एग्जाम हॉल के अंदर कंफ्यूजन होगा। अब एग्जाम हॉल के अंदर जैसे मैं ही स्टूडेंट हूं तो बड़ा सोचता हूं खाने का सोडा, और इसके साथ में एक और कंफ्यूजन हो जाता है जिसमें आता है धोने का सोडा। धोने का सोडा, इसका मतलब शायद आपको समझ गया होगा, एक बेकिंग पाउडर होता है और एक आपकी वॉशिंग पाउडर होता है। वॉशिंग पाउडर, निरमा आपने सुना होगा। बड़ा कंफ्यूजन होता है इन दोनों के अंदर, ऑप्शंस में आता हुआ टॉपर्स गलत कर बैठते हैं। इसके लिए मैंने क्या इमेज बनाई आपके लिए कि आप जो है बिहार ध्यान से सुनना, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं। पिताजी ने बोला बेटा 1,70,000 के आसपास वैकेंसी आई है, दबा के मेहनत करो और इस बार हमें टीचर बनना ही बनना है, और टीचर ऐसा बनना है कि आने वाले का भविष्य सुधारना है। इसका मतलब यहां पर दोस्तों ये है, ध्यान से सुनना, आप चले गए तैयारी के लिए, इसका मतलब जब तैयारी के लिए जाएंगे तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं 1 BHK फ्लैट लेते हैं, क्योंकि आप जो है 2 स्टूडेंट एक साथ तैयारी कर रहा है। BHK का मतलब होता है बेडरूम, हॉल और किचन। देखिए मेरा ट्रेलर क्या है, मेरा तांडव क्या है। बच्चे मुझे तांडव के नाम से जानते हैं, आप ध्यान से देखना। तो 1 BHK को मैंने यहां से उठाया, आपने वहां पर कमरा लिया, एक कमरा है, एक हॉल है और एक किचन है। इसका मतलब किचन इस दिशा में है, लेकिन दोस्तों इस कमरे में 2 कैंडिडेट रहते हैं, लेकिन दोनों को जो है वो खाना बनाना नहीं आता। खाना बनाना नहीं आता। फिल्म बन गई, खाना बनाना नहीं आता है। ध्यान से देखना, फिल्म बन गई। अब जब खाना बनाना नहीं आता है तो खाना बनाने के लिए आप क्या लेके आओगे? इसका मतलब कहीं न कहीं किसी भी बिहार के क्षेत्र में रह रहे हैं तो हमें एक बाई मिलेगी। वो बाई मिल गई 28 साल की। अब वो बाई किचन के अंदर क्या करेगी? किचन के अंदर क्या करेगी? नहाएगी थोड़ी, उसको नहाना थोड़ी है। इसका मतलब किचन में क्या करेगी? खाना बनाएगी। कि सर किचन में तो खाना बनाएगी। इसका मतलब किचन में खाना बनाती है दोस्तों, तो किचन में कौन सा सोडा पड़ा होता है? इसका मतलब खाने का सोडा पड़ा होता है। इसका मतलब ये है खाने का सोडा किचन में है, और किचन में कौन खड़ी है? बाई खाना बना रही है। इसीलिए ऑप्शंस में जहां पर बाई दिख जाए आपको तो पापा तो दिखेगा नहीं, दादा तो दिखेगा नहीं। इसका मतलब यहां पर क्या दिखेगा? ये बाई दिखा। तो आंख मीच कर भी अगर आप क्लिक करेंगे ना तो दैट इज, इसका आंसर जो है ये होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? खाने का सोडा। एग्जाम हॉल के अंदर आपको दिमाग में कौन सी फिल्म बनेगी? इसका मतलब एग्जाम हॉल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगी? वो 28 साल वाली बाई आपको दिखने वाली। इसका मतलब सिर्फ बाई को याद करना है। देखो चैप्टर को कितना मैंने, टॉपिक को कितना छोटा कर दिया। रटना नहीं है कि सोडियम बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट। अब ये आपके पास ये खाने का सोडा है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा धोने का सोडा। ये दिमाग में जो है इमेज बनाना। जैसे मैं चलते चलते आपको मैं बोलूंगा कि आपने एक पार्ले टॉफी खाई है, समझना थोड़ा सा, पार्ले टॉफी खाई है, आपने मेलोडी टॉफी खाई है, मेलोडी टॉफी खाई है। इसका मतलब टॉफियां कई सारी खाई है, लेकिन मैं मांगीलाल चौधरी आपको एक टॉफी जो है वो मैं खिलाने वाला हूं। और वो टॉफी कौन सी है? रथ एक टॉफी है। कौन सी टॉफी है? रथ एक टॉफी है। मैंने एक इंडस्ट्री, एक यहां पर टॉफी का मैंने एक जो है बिजनेस स्टार्ट किया, उस टॉफी का नाम है रथ। रथ, इसका मतलब र से आएगा रेटिनॉल, थ से आएगा थाइमीन, ए से आएगा एस्कॉर्बिक, क से आएगा कैल्सीफेरॉल, टो से आएगा टोकोफेरॉल और फी से आएगा फिलिक्विनोन। क्या दिक्कत है? भूल गए एग्जाम के अंदर? हमारा मेन मुद्दा क्या है इस क्लास के अंदर? आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको 0%, आपका लेवल कहां पर है? 0% में चला गया, क्योंकि आपके पास इतना लोड था और अब वैकेंसी इतनी आई, 1,70,000 वैकेंसी, जिसके अंदर आपके होश उड़ गए। लेकिन दोस्तों गारंटी कहता हूं, इस साइंस की वजह से आपका सिलेक्शन अब रुकेगा नहीं। आपका ये साइंस का धुआंधार कंटेंट आपको दौड़ाएगा और आपको टीचर बनाएगा। बस आपको लगातार कंटिन्यू मेरे साथ रहना है, अच्छे से स्नेह देना है और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है। मैं बिल्कुल आपके YouTube चैनल पर बिल्कुल ये बैच लॉन्च कर चुका हूं, 0 से जो है एडवांस तक लेके आऊंगा। आपके कहने पर ही मैंने ये बैच लॉन्च किया है, बिहार
वाले स्टूडेंट के लिए, स्पेशली बिहार वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन जो अदर स्टूडेंट हैं वो भी आप लोग समझे, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। इसका मतलब आपके दिमाग में याद हो गया, दिमाग में इमेज बन गई कि सर रथ एक टॉफी है, दिमाग में सेट हो गया। वो बाई आपको किचन में दिखेगी, रोड पे भी चलोगे तो भी बाई दिखेगी, शादी में अगर डांस करोगे तो भी बाई दिखेगी। वो बाई कहीं नहीं जाने वाली है, बाई आपके साथ रहेगी, सोडियम बाई कार्बोनेट जिंदगी भर। यमराज भी अगर पूछेगा ना, ऊपर भी अगर एग्जाम हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो यमराज भी पूछेगा ये खाने का सोडा, इसका मतलब मांगीलाल सर ने बताया था बाई, यमराज भी पूछे तो आएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। हमें पढ़ना क्या है, आपको पहली क्लास से ये इमेज पता चल जाएगी कि एक्चुअल में हमें इमेज क्या बनानी। जैसे मैं बायो के अंदर मैं बात करता हूं, जैसे बायो में अगर बात करता हूं, हेजा रोग होता है, कभी भी मैं रोग को रटाता नहीं हूं, सीधी सी इमेज बनाता हूं। कौन सी लड़की को नहीं देखना है, कौन सी लड़की को नहीं देखना है, इसका मतलब यहां पर मैंने एक इमेज बनाई, तो वो इमेज ये है, दैट इज कॉल्ड आईब्रो करने वाली लड़की को नहीं देखना है। ये आईब्रो शब्द इमेज आपके खोपड़ी के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर ले जाएगी। तो आईब्रो से क्या आएगा बेटा, दैट इज कॉल्ड विब्रियो। विब्रियो, अनपढ़ आदमी भी अगर मेरी बात को अगर सुनेगा ना, तो वो भी यहां पर आंसर देने की ताकत रखेगा। ये मांगीलाल की ताकत है, विब्रियो। और पीछे आपको याद होगा, दैट इज कॉल्ड कॉलेरा। यार आपने इतने जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, इतने सारे अंग, ऑर्गन, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये एकदम बढ़ आ जाता है। अब बोलते अरे यार ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, साइंस बहुत इजी सब्जेक्ट है। आपको केवल और केवल रटाफिकेशन किया है, आपने केवल रटाफिकेशन किया है और दूसरे लोगों ने भी आपको रटाया है। एक्चुअल में साइंस को समझने वाला बंदा चाहिए। क्या दिख रहे हैं, आईब्रो वाली लड़की को नहीं देखोगे तो क्या दिक्कत है, इसका मतलब आईब्रो आपको एग्जाम हॉल के अंदर दिखेगा। आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आईब्रो दिखेगा, और आईब्रो दिखेगा तो इसका मतलब विब्रियो कॉलेरा, इसका मतलब ये हेजे का बैक्टीरिया का नाम है। दैट इज माई फर्स्ट ट्रेलर। फिल्म अभी बाकी है, पूरा चैप्टर A to Z मैं आपको पढ़ाऊंगा। बिहार शिक्षक भर्ती, इसका मतलब मुझे शिक्षक जो है वो बनाना है, इतना अच्छा कंटेंट दूंगा। दोस्तों एक आपने सुना होगा निकट दृष्टि दोष। देखिए मैंने रैंडमली उठाया कि मैं एक्चुअल में इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि मैं एक्चुअल में क्या कंटेंट देने वाला हूं। निकट दृष्टि दोष आपने सुना होगा, एक आपने सुना होगा दूर दृष्टि दोष, समझना मेरी बात को। एक आपने सुना होगा दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं वक्र दृष्टि दोष। वक्र दृष्टि दोष आपने सुना होगा। और एक आपने सुना होगा जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन आता हुआ गलत होता है, आता हुआ गलत होता है। तो इसमें मैंने क्या फिल्म बनाई है, क्लास के अंदर कैसे फिल्म बनाता हूं, आप यही समझिए कि मांगीलाल सर सीधे जुड़े आपसे ऑफलाइन, सीधे डायरेक्ट आपके आंखों से आंखें मिलाकर बात कर रहे हैं और आपके दिमाग में एक फिल्म सेट कर रहे हैं। वो बाई आपको याद रहेगी, वो रथ आपको याद रहेगा, वो आईब्रो वाली लड़की, आईब्रो दिखेगा तो विब्रियो कोलेरा, क्योंकि आईब्रो वाली लड़की से हेजा होता है। बात को समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा चैप्टर है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष, जिसको आप लोग कई बार बोलते हैं ना, मायोफिया, हाइपरमेट्रोफिया, एस्टिग्मेटिज्म, इंग्लिश मीडियम वाले अंग्रेज लोग इसको पढ़ते हैं, और प्रेस बायोफिया। हमें हिंदी इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, खोपड़ी में इमेज बनानी है और फटाक से शिक्षक बनना है, एक टीचर बनना है, एक प्यारा टीचर बनना है, और उसका जो आने वाला, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसका भविष्य सुधारना है। और डेफिनेटली मैं आपका भविष्य सुधारूंगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, टिक मार दिया, जबकि दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर दूर में क्या है, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती, कोई दिक्कत नहीं। इसका उल्टा, इसका मतलब निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है वक्र दृष्टि दोष, क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल। लेकिन दोस्तों मुझे यहां पर यह कंफ्यूजन दूर करना है कि जरा दृष्टि दोष आ जाए तो हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। जरा दृष्टि दोष के अंदर मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा, वो है जरा टच मी टच मी टच मी, जरा टच मी टच मी टच मी, जरा टच मी टच मी टच मी। और ये गाना आपके दिमाग में एग्जाम हॉल के अंदर भी दिखेगा। और मांगीलाल के सुर जोड़ दीजिए यहां पर, जरा दूर में दूर में दूर में, जरा दूर में दूर में दूर में।
जरा दूर में दूर में दूर। क्या दिक्कत है? इसका मतलब टच का मतलब क्या होता है? पास। और दूर का मतलब क्या होता है? दूर। इसका मतलब ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, ना पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, दोनों में मैंने क्रॉस लगाया। इसका मतलब वो कौन सा दोष कहलाता है? जरा दृष्टि दोष। कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। इसका मतलब एग्जाम हॉल के अंदर आपको एक ही चीज सीखना है। कोई सा भी जीके या कोई भी जीएस पढ़े आप लोग, पहले इमेज बनाना है। और देखा होगा आपने, हर टीचर क्वेश्चन करा रहा है, क्वेश्चन करा रहा है, रटा रहा है, रटा रहा है। अरे एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम तो थ्योरी से ही निकलेगा। और वो मैं ही कराऊंगा, धुआंधार कंटेंट पूरा करवाऊंगा। ध्यान से देखना, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा टॉपिक एकदम आपके दिमाग में सेट होगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, प्रॉपर तरीके से इस बैच को एंजॉय कीजिएगा मेरे साथ। बिल्कुल, इससे पहले भी जो है वो क्लासेस आपके जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। बच्चे अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है। बस ये है कि इसमें आप लोग तीन चीजें आपके मोबाइल में होनी चाहिए मेरी तरफ से। पहला, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन पर बेल आइकन पर क्लिक करके रखें, फिर कभी भी मैं क्लास ले सकता हूँ, डेली क्लास लगेगी। दूसरा, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि रोज के रोज अपडेट मिलता है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस बाय मांगीलाल चौधरी सर। जिनको नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन पे वहां पर मैंने लिंक दे रखा, उसको क्लिक करें। तीसरा, यहाँ पर मेरे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप मोबाइल में सर्च करेंगे, मेरे नाम की एप्लीकेशन मिलेगी, मांगीलाल चौधरी सर। ठीक है, उसमें भी मैं कुछ अपडेट करने वाला हूं, लेकिन प्रॉपर पूरी ए टू जेड बिहार शिक्षक भर्ती की क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। अपडेशन आपको वहां पर मिलेंगे। कई बार कैसा क्या होता है कि सर्वर की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर अपडेशन मिलता है, इसलिए तीनों चीज आपकी होनी चाहिए। अब दोस्तों, आज का देखना, मेरा टॉपिक क्या था? मेरा टॉपिक यहाँ पर ये था, मैंने ट्रेलर दे दिया आपके स्क्रीन के सामने है, बिहार शिक्षक भर्ती धुआंधार कंटेंट। बिल्कुल मैंने समझा दिया, धुआंधार कंटेंट आपको दे दिया मैंने, धुआंधार। और बैटिंग की है, और ट्रेलर से आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या देने वाला हूँ। बस आपका एक ही है कि पूरे बिहार के अंदर मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इसको पूरा फैला दीजिए। हो सकता है दोस्तों वो स्टूडेंट साइंस की वजह से रह रहा हो, गारंटी कहता हूं उसके खोपड़ी के अंदर मैंने इमेज नहीं बना दी। तो आप देखना, इस क्लास को एंजॉय करने के बाद आपको समझ में आएगा। हमारा टॉपिक क्या है? स्क्रीन के सामने पदार्थों के सामान्य गुण की पहली क्लास है। इसका मतलब हमें ये चैप्टर स्टार्ट करना है और आपको समझाना। सबसे पहले अगर मैं यहां पर हेडिंग लिखूं तो आपके दिमाग में आएगा पदार्थों के सामान्य गुण की। अगर हेडिंग की अगर बात करते हैं, जितने भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप तुरंत इसको जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैप्टर 0 से एडवांस तक चलेगा। और प्रॉपर तरीके से देखिए कि मेरा पढ़ाने की कला क्या है, मैं क्या समझाने वाला हूँ, कैसे आपके एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के अंदर। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, 0 लेवल का है चाहे एडवांस लेवल का है, कॉन्सेप्ट एक ही है, फिल्म बननी चाहिए खोपड़ी के अंदर। सबसे पहले हमें यह देखना है कि एक्चुअली पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या है, व्हाट इज द मैटर। सामान्यतः मैटर आपने सुने होंगे, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ क्या है? मेरे आसपास क्या है? हवा है। इसको ऐसे याद करें, मेरे आसपास क्या है? हवा है। और जब मेरे आसपास की हवा अगर बात करते हैं, तो इसका मतलब हवा में गैस है, कई सारे जो है वो गैसेस मिक्स हैं। हवा हल्की होती है और अणु गति करते हुए ऊपर उठते हैं। मेरे हाथ में एक पेन है, डमी पेन। इसका मतलब ये भी तो एक पदार्थ है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। मैं अगर मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीऊं, तो इसका मतलब क्या है? पदार्थ ही तो है। तो इसका मतलब पदार्थ क्या होता है? पदार्थ एक प्रकार का, जो अगर हम समझे ना, दैट इज कॉल्ड द्रव्यमान। ये मास है यार। इसका मतलब पदार्थ एक मास, एक द्रव्यमान होता है, जो एक स्थान घेरती है। चाहे ठोस होगा तो भी स्थान घेरेगी, चाहे वो गैस को हम यूज करते हैं तो भी कहीं ना कहीं उसका स्थान है, और चाहे वो किसी प्रकार का द्रव है तो भी उसका कहीं ना कहीं स्थान होगा। कैसा सही बात है। तो इसका मतलब अब पदार्थ को और थोड़ा सा अगर समझें, कि मैंने बोला पदार्थ एक द्रव्यमान है, एक मास है, पदार्थ स्थान घेरती है, और पदार्थ को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, हमारी जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम उसको अनुभव भी करते हैं। तो उसी को आप लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो एक छोटी सी परिभाषा स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसमें क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान होता है। प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान
होता है वह स्थान घेरती है, साथ साथ में लिखते रहेंगे, वह स्थान घेरती हैं जिसे हमारी ज्ञानेंद्रिया अनुभव करती है, उसे मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, उसे मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। समझ, बहुत सिंपल से स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात करते हैं, लोहा, हवा, पानी, वुड, लकड़ी आदि सभी, कोई दिक्कत ही नहीं। जनरली अगर बात करते हैं सामान्यतः पदार्थ की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं सामान्यतः। बचपन में पढ़ा होगा, ठोस, द्रव और गैस। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तीन अवस्था पाई जाती है। लेकिन दोस्तों यहां पर यह कि द्रव की एक और अवस्था पाई जाती है, वर्तमान की दृष्टि से द्रव की एक और अवस्था पाई जाती है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा कहते हैं। इसलिए वर्तमान की दृष्टि से पदार्थ की चार अवस्थाएं हैं। कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब सिंपल सा अगर हम यहां पर एक सर्कल करके लिखें, ठोस, इसका मतलब ठोस का क्या है, आयतन व आकार। आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। ये आपको आता है, लेकिन मैंने जीरो से स्टार्ट किया, देखिए एडवांस तक कैसे जाता हूं, समझना। अगर यहां पर मैं द्रव लिखूं तो इसका मतलब आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। तीसरा अगर यहां पर अगर बात करते हैं गैस, आयतन व आकार दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। समझना, बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे अपन धीरे धीरे। सिंपल सा है, बच्चा भी जानता है, आपका भांजा भतीजा जो आप लोग स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं। सॉलिड का आयतन, वॉल्यूम और आकार, इसका मतलब शेप, दोनों निश्चित होते हैं। पेन का शेप है ना, ये पदार्थित है, इसका आयतन भी है, इसका आकार भी है। द्रव आयतन तो निश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। गैस दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब इसी के साथ में हम छोटा सा यहां पर इसी के सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रेशर, दाब क्या है। दाब को आप पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पानी से भरी बाल्टी मैंने ली, बहुत देसी अंदाज में पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो सभी प्रकार के हैं, जीरो लेवल के भी है, मिडिल लेवल के भी और एडवांस लेवल। लेकिन एडवांस वाले कोई काम नहीं है, वो एडवांस वाले केवल फांफू में रहते हैं। बेसिक से समझोगे ना, आराम से समझोगे ना, तो पूरी थ्योरी क्लियर होके आप क्वेश्चन पे आओगे। अभी देखना आप लोग, इसमें पता चल जाएगा। ये पानी से भरी बाल्टी है बेटा, और पानी से भरी बाल्टी की अगर ये बात करते हैं तो ये ऊपरी सतह कहलाती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्र सतह, क्योंकि ये हवा के संपर्क में है, ऊपरी सतह। इसके बाद में अणु जो ना, वो रैंडमली गति करते हुए, इसका मतलब इस पात्र में, इस कंटेनर में, इस बाल्टी में घूमते रहते हैं। और यहीं पर मैं इसके ऊपर अगर मैं इसी स्वतंत्र सतह पर अगर मैं दाब लगाऊं, अब बोलेंगे सर दाब कैसे लगाओगे,
पानी से भरी बाल्टी के अंदर आप देखा होगा, बाथरूम में जब आप लोग नहाते हैं, बाथरूम में जब नहाने के लिए जाते हैं, पानी से भरी बाल्टी में, मैं बचपन में ऐसे करता था, आप भी करते होंगे, बाल्टी की ऊपरी सतह पर आप लोग उसमें हाथ रखते हैं और धीरे धीरे उस पर बल लगाते हैं। तो पानी जो है ना, पानी इस तरीके से हिलोरा लेता है, इसका मतलब अप एंड डाउन होता है। कि सर कैसे? तो ऐसे, ध्यान से देखना, पानी हिलोरा कैसे लेता है, ये आपके स्क्रीन के सामने मैंने ये बनाया, ये पानी हिलोरा, बाल्टी की ऊपरी सतह पर आपने हाथ से बल लगाया तो पानी इस तरीके से हिलोरा लेता है। दैट इज कॉल्ड प्रेशर यार। कि सर कहना क्या चाह रहे हैं? अरे यार मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सतह पर लगने वाला दाब उस पर, ध्यान से सुनना, सतह पर लगने वाला दाब उस पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। क्या दिक्कत है? इसका मतलब आप ऊपर से क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। और ये क्या है? एरिया। और एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए। तो P बराबर क्या होता है? F अपॉन ए। तो मैं इसी फॉर्मूले के साथ में मैं इसको लिख सकता हूं क्या? एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। कैसा आसान, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में पढ़ा है। ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं क्या? अरे थ्योरी पहले बेसिक तो क्लियर करो यार। अभी देखना आपके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकली एनालिटिकल के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। पदार्थ के सामान्य गुण में प्रैक्टिकली एनालिटिकल के क्वेश्चन। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को हम दाब कहते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया कि P बराबर F अपॉन ए। F क्या है? बल, और ये क्या है? क्षेत्रफल। बल का मात्रक बच्चा बच्चा जानता है, न्यूटन। क्षेत्रफल, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर, और आर त्रिज्या, रेडियस, और वो मीटर में होती है, तो इसीलिए मीटर स्क्वायर। या फिर इसको आप लोग लिख सकते हैं, न्यूटन को किससे लिख सकते हैं? एन से। तो एन और एम ऊपर जाएगा तो क्या घात लग जाएगी? -2। इसका मतलब ये प्रेशर की क्या कहलाती है? यूनिट कहलाती है। समझ कि सर बहुत अच्छी बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पास्कल, जिसको पीए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल ये होता है। ये सर ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, पारे की, अगर सेंटीमीटर की अगर बात करते हैं कि सर पारे की सेंटीमीटर में भी तो दाब है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि वह दाब है जो किसी तल पर स्थित पारे के 1 सेंटीमीटर उसे स्तंभ द्वारा आरोपित होता है, वो कहलाता है पारे का सेंटीमीटर प्रेशर। पारे का सेंटीमीटर प्रेशर में वह दाब जो किसी तल पर स्थित पारे के 1 सेंटीमीटर उसे स्तंभ द्वारा आरोपित होता है, वो पारे का सेंटीमीटर के रूप में हम इसको मानते हैं। अब आप बोलेंगे सर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होती है? तो 1 सेंटीमीटर पारे की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो 1.33 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेंटीमीटर पारे की वैल्यू 1.33 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ऐसे ऐसे हम चलेंगे ना, तो यहां आएगा 76 सेंटीमीटर पारे की वैल्यू। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, पेपर उठा के देखना, तो इसकी वैल्यू होती है, एग्जैक्ट पूछ रहा था वो, 1.013 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? एक वायुमंडलीय दाब। इसी को बोलते हैं एक वायुमंडलीय दाब। किसके बराबर होता है?
76 सेंटीमीटर पारे के बराबर। इतना इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, अब आपको यह भी पता होगा कि वायुमंडलीय दाब सतह पर 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर होता है। तो ये भी लाइन आप लोग लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है, प्रैक्टिकली स्टेटमेंट आ सकता है। तो वायुमंडल या वायुमंडलीय दाब सतह पर 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर हो, स्तंभ के बराबर। क्या दिक्कत है? 76 सेंटीमीटर पारे की वैल्यू 1.1013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। और दोस्तों, आपको यह भी पता है कि एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होती एक बार की वैल्यू। तो मैं यहां पर 76 सेंटीमीटर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को लिख दिया। अब यहां पर इस घात को मैं यहां पर अगर मैं सर्कल करता हूं और सर्कल करके मैं इसके बराबर लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं कि 76 सेंटीमीटर की वैल्यू, इसका मतलब 1.013 बार के बराबर होगी। फिर मैं इसको और मॉडिफाई करूं, क्योंकि देखो एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन दे रखा है, यूनिट को चेंज करके, मात्रा को चेंज करके कुछ भी दे देगा। अगर मैं इसको यहां पर ये लिखकर 76 सेंटीमीटर बराबर 1.013 अगर बार लिखूं, कि सर वापस क्यों लिखा? अरे मुझे ये पॉइंट हटाना है। तो कुछ मॉडिफाइड कैसे करते हैं अपन, कई बार मॉडिफाइड भी आ जाता है ऐसे ऐसे थोड़ा सा चेंज करके, लेकिन होता वही है। हटाया तो कितने जीरो आएंगे? नीचे 3 जीरो आएंगे। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 76 सेंटीमीटर बराबर 1013 10⁵3 मैं लिख सकता हूं बार। कोई दिक्कत ही नहीं है कि सर बिल्कुल सही है। अब 10⁵3 जब ऊपर जाएगी तो इसका मतलब नीचे वाली घात ऊपर जाती है तो माइनस हो जाता है। तो 76 सेंटीमीटर पारे की जो वैल्यू है ना, जो वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है ना, वो 1013 इंटू 10⁻³ बार के बराबर। और इसी को आपने कई बार छोटी छोटी क्लास में टीचर के मुंह से या मैडम के मुंह से सुना होगा कि बेटा 76 सेंटीमीटर पारे की वैल्यू 1013 और 10⁻³ को मिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मिली बोलते हैं। तो ये मिली बार के बराबर। क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर किसके बराबर होता है? तो 1013 मिली बार के बराबर। मिली का मतलब 10⁻³ होता है। 10 कितना होता है? 3 होता है। अब दोस्तों, यहां पर ही मैंने दाब की तो चर्चा की। अब यहां पर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, क्वेश्चन यहां पर ये एनालिटिकल के क्वेश्चन यहां पर ये आते हैं कि भारी बोझ ढोने वाले ट्रकों के टायर अधिक चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं? बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर कहना क्या चाह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना है। ये दोनों टायर आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम के अंदर, पेपर उठा के देखना कि भारी बोझ ढोने वाले जो ट्रक होते हैं ना, अब बोलते हैं सर ट्रक कैसे? वो अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा आप डेजर्ट एरिया में चले जाएं। डेजर्ट एरिया का मतलब होता है कि जो मरुस्थलीय भाग होते हैं, उस मरुस्थलीय भाग में चले जाए तो ऐसे ट्रक आपको मरुस्थलीय भाग के अंदर आपको मिलेंगे। इस तरीके से ये ट्रक आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है। ये इस तरीके से आपको सीन आपके सामने समझना। इसका मतलब दोस्तों यहां पर ये समझे
कि यहां पर ये जो टायर है ना, ये कितने चौड़े चौड़े हैं। ये टायर देखो ना, ये टायर देखो कितने यहां पर चौड़े चौड़े हैं, और यहां पर ये देखो ये जो टायर कितना पतला है। तो मेरा कहने का मतलब है ये पतले टायर, ये पतले टायर क्यों ना, क्यों ना हम ट्रकों में लगा दें, ट्रैक्टर में लगा दें, क्या सीन होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब मैं यहां पर ये ट्रैक्टर की टोली बनाता हूं, तो एक मैंने पतला टायर लिया, ये पतले टायर, तो पतला टायर लिया तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल मैंने मान लिया, एरिया मैंने A1 मान लिया। समझना प्रैक्टिकली क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान से देखना। एक मैंने दूसरी टोली ली वर्कशॉप में, और वहां पर मैंने ये चौड़े टायर इसमें लगाया। समझना, इधर ये चौड़े टायर लगाए, इसका क्षेत्रफल मैंने A2 ले लिया। इसका मतलब ये जो ट्रैक्टर की ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली 1 है, और ये ट्रैक्टर की ट्रॉली ये 2 है। अब मैं यहां पर इस टोली के अंदर मैं क्या भरूं, मिट्टी या कंकर भरूं। और अगर मैं सामान्य स्थिति में भरा तो ये ट्रॉली जो है वो गांव के अंदर वो चलेगी आगे, जिससे मिट्टी उठा रही है, जिस नदी से मिट्टी को उठा रही है, तो अगर सामान्य है तो वो चलेगी। लेकिन ओवरलोड अगर ज्यादा कर दिया इसके ऊपर, तो कई बार क्या होते हैं कि इस ट्रॉली के जो टायर हैं, इस ट्रॉली के टायर हैं वो जमीन के अंदर धंस जाते हैं, और जमीन में धंस जाते हैं, ट्रैक्टर चलता रहता है, लेकिन ट्रॉली जो है वो आगे मूवमेंट नहीं करती है, बट ट्रॉली के टायर उस जमीन के अंदर चलते हैं। कई बार सीन देखा होगा, यही सीन हमारे अगर उसमें अगर जहां पर बाउंड्री का क्षेत्र है, जहां डेजर्ट एरिया है, उस डेजर्ट एरिया में क्या होती है, बहुत मतलब मिट्टी के टीले होते हैं। जैसे राजस्थान के क्षेत्र में जैसलमेर के आसपास क्या है, मिट्टी के टीले हैं, और उस मिट्टी के टीले में देखे होंगे गाड़ी के टायर ये चौड़े चौड़े होते हैं। चौड़े क्यों होते हैं, पतले रखो ना, अगर पतले रखोगे तो वो टायर जल्दी से उस मिट्टी में धंस जाएगा। चौड़े रहने से इसका मतलब दाब का प्रभाव कुछ न कुछ होता है, दाब का प्रभाव कुछ न कुछ होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर मैं देखूं, ये A2 ज्यादा है किसकी तुलना में, A1 की तुलना में। इसका मतलब यहां पर ये तो है, इसका मतलब ये भारी बोझ ढोने वाले, बोझ ढोने वाले वाहन है, बोझ ढोने वाले वाहन है। इनके टायर चौड़े क्यों बनाते हैं, ये है ना, देखो ये भारी वाहन है ना, ये भारी बोझ ढोने वाले वाहन, ये टायर चौड़े क्यों बनाते हैं, देखिए ना कितना चौड़ा है, ये कितना चौड़ा है। और एक इसको देखिए, ये कितना जो है वो देखिए एरिया कम है। तो इसका मतलब मुझे ये पता है कि दाब जो है P बराबर क्या होता है, F बटा A होता है। और अब ये दाब जो है वो कौन सा है, इफेक्टिव है, इसका मतलब प्रभावी दाब है। और अगर इसका क्षेत्रफल अगर कम है और प्रेशर का क्षेत्रफल ज्यादा है, इफेक्टिव प्रेशर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो इस ट्रॉली का जो टायर है, ध्यान से सुनना, इस ट्रॉली का टायर, इस ट्रॉली का टायर दाब ज्यादा होने की वजह से इसके टायर जो हैं, इसके टायर जमीन में, जमीन में धंस जाते हैं। समझ में आए, यहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका मतलब दाब, इफेक्टिव प्रेशर की अगर बात करते हैं, इफेक्टिव प्रेशर F अपॉन A, इसका मतलब एरिया बढ़ा, तो एरिया बढ़ा तो इसका मतलब इफेक्टिव प्रेशर कम हुआ। इफेक्टिव प्रेशर कम हुआ तो ट्रॉली पर दबाव, ट्रॉली पर दबाव जो है दोस्तों, ट्रॉली पर दबाव क्या हुआ, ध्यान से सुनना, दबाव कम हुआ। और दबाव कम हुआ तो इसका मतलब इसके टायर जो है दोस्तों, इसके टायर जमीन में नहीं धसेंगे, जमीन में नहीं धसेंगे। तो इसका मतलब ये टायर जो है क्या करेंगे दोस्तों, ये टायर उस मिट्टी में, उस मिट्टी में आगे गति करते हैं। इसीलिए जितने भी ट्रक होते हैं, अगर डेजर्ट एरिया है, मिट्टी वहां पर है, या फिर भारी जो है वो बोझ ढोना है, तो इसका मतलब भारी बोझ ढोने के लिए टायर जो है वो चौड़े बनाए जाते हैं, टायर चौड़े बनाए जाते हैं। तो यहां पर आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, इसका आंसर, इसका आंसर मैं ये लिख सकता हूं, आप पॉइंट डाल के लिख सकते हैं।
भारी बोझ ढोने वाले भारी बोझ ढोने वाले वाहनों के टायर अधिक चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनका उनका किनका टायरों का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे प्रभावी दाब जिससे प्रभावी दाब कम होता है और वे आसानी से आगे गति करते हैं वे आसानी से आगे क्या करते हैं गति करते हैं वे आसानी से आगे गति करते हैं। बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में यहां पर पॉइंट ये आता है कि एक तो होता है बिना धार वाला चाकू और एक होता है धार वाला चाकू। देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि सर क्या बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि धार वाला चाकू और बिना धार वाले चाकू में क्या कॉन्सेप्ट है, कई बार प्रैक्टिकली क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखना। एक एक चीज को मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ध्यान से देखना। ये देखो, ये जो है ना, ये जो चाकू है ना, ये चाकू है आपके पास बिना धार वाला चाकू, और ये जो चाकू है ना, ये वाला, ये है तेज धार वाला चाकू। क्वेश्चन क्या आया हुआ, क्वेश्चन ये आया हुआ है बिना धार वाले चाकू से जब फल को काटा जाता है तो हमें कठिनाई क्यों आती है। दोस्तों, अगर मैं यहां पर अगर आपके सामने सीन बनाया तो आपके दिमाग में ये तो बना होगा कि सर आप जो कहना चाह रहे हो, इसका मतलब दोस्तों एक चाकू ये है जिसका क्षेत्रफल A1 लिया मैंने, इसको मैं बोल लेता हूं तेज धार वाला, और एक चाकू ये है जिसके अंदर मैंने बिना धार वाला बनाया है। ये बिना धार वाला है, आप देख सकते हैं इसका मतलब ये बिना धार वाला बनाया, जो आपके स्क्रीन के सामने मैंने फिल्म बनाई है। अब जब बिना धार वाले की बात करते हैं तो यहां से लेकर यहां तक इसका क्षेत्रफल अगर बात करते हैं, ये एरिया क्षेत्रफल A2 माना और इसका क्षेत्रफल मैंने A1 माना। A1 कम है किसकी तुलना में, A2 की तुलना में। P इफेक्टिव क्या होता है, P प्रभाव क्या होता है, इसका मतलब F/A। एरिया कम है तो इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इफेक्टिव प्रेशर ज्यादा होगा, प्रभावी दाब ज्यादा होगा। तो इसका मतलब आपकी ताकत कम लगते हुए फल कटेगा। इतना मतलब कॉन्सेप्ट है प्रभावी दाब में। दाब तो मैंने पहले समझाया, लेकिन यहां पर प्रभावी दाब का कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्वेश्चन वो घुसा देगा वहां पर। इसका मतलब यहां पर अगर देखें तो इसका मतलब P इफेक्टिव लिखा, F/A2 लिखा, इसका मतलब A2 का मान बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ा ना। धार तो थी तो क्षेत्रफल कम हुआ, धार ज्यादा थी इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ा।
तभी तो बोलते हैं ब्लेड कई 1 रुपए की, कई 2 रुपए की, कई 10 रुपए की, कई 20 रुपए की ब्लेड आती है। तो उसमें धार का ही तो कॉन्सेप्ट है। जितना क्षेत्रफल कम होगा उतना सेविंग जल्दी होगी। इसका मतलब आप लोग कई बार तो घिसते हैं, घिसते हैं, लेकिन ब्लड आ जाता है। कई ऐसे देखो कि जिलेट की थोड़ा सा ऐसे लगा है, इसका मतलब इफेक्टिव प्रेशर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि क्षेत्रफल जितना कम होगा इफेक्टिव प्रेशर उतना ज्यादा होगा, आपको ताकत कम लगानी चाहिए। इसलिए बोलते हैं ब्लेड अच्छी धार वाली लेनी चाहिए। अब यहां पर देखिए, और जिलेट में तो कई बार देखो 3-3 धार वाली होती है, 3-3 धार वाली, इसका मतलब क्षेत्रफल और कम हो जाता है। थोड़ा सा भी लगाते हैं, यस चिकना, थोड़ा सा लगाया चिकना, और पूरा किया 5 मिनट के अंदर तो पूरे दाढ़ी के बाल साइड में। तो यहां पर इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इफेक्टिव प्रेशर इसका मतलब दोस्तों प्रभावी दाब कम हुआ है। और जब प्रभावी दाब कम हुआ है, समझना, प्रभावी दाब कम हुआ है, तो प्रभावी दाब लगानी तो इसका मतलब आपको क्या लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी, तब वो जाकर फल कटेगा। इसका मतलब एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ेगी, तो आपको क्या आएगी, कठिनाई आएगी। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि बिना धार वाले चाकू से, ध्यान से सुनना, बिना धार वाले चाकू से फल काटते हैं तो हमें कठिनाई इसलिए आती हैं क्योंकि इसलिए आती है क्योंकि क्योंकि प्रभावी दाब का मान, प्रभावी दाब का मान, भाई बिना धार है तो क्षेत्रफल बढ़ गया ना, तो प्रभावी दाब क्या हो गया, कम। प्रभावी दाब का मान कम होने से कठिनाई बढ़ जाती, जिससे फल, ये लाइन इंपॉर्टेंट, जिससे फल आसानी से नहीं कटता, नहीं कटता, जिससे फल आसानी से नहीं कटता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बिना धार वाले का क्षेत्रफल बढ़ गया है ना, क्षेत्रफल बढ़ गया है। अब दोस्तों यहीं पर अगर बात करते हैं कि एरोप्लेन के अंदर आप जो है वो जा रहे हैं, तो यहां पर ये होता है कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर वाले, हाई ब्लड प्रेशर वाले मतलब बीपी जिसकी हाई होती है, उस पेशेंट को सलाह दी जाती है कि आप वायुयान की यात्रा न करें, न करें। क्योंकि जैसे जैसे एरोप्लेन ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा ना, तो इसका मतलब वायु दाब में, ध्यान से सुनना, वायु दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। इसका मतलब लो प्रेशर बनेगा। और इधर अगर बात करते हैं दोस्तों, ये व्यक्ति हैं और ये एरोप्लेन में बैठा है, ध्यान से देखना, ये व्यक्ति एरोप्लेन के अंदर बैठा है। सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया जो अपन बायो के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों को बायो अगर पढ़नी है, बायो अगर पढ़नी है, तो उसके प्लेलिस्ट में, मेरे जो प्लेलिस्ट में नमो गुरुवाणी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पे बिल्कुल बायो की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। इस व्यक्ति के यहाँ पर ब्लड प्रेशर कैसा होगा, बीपी क्या होगी, बीपी होगी हाई। जब यहां पर हाई होती है, और कहने का मतलब अंदर तो हाई ब्लड प्रेशर और बाहर कौन सा है, लो प्रेशर, तो इसका मतलब उसके नाक से नक्शीर, इसका मतलब मुंह से और नाक से क्या आने की संभावना होती है, खून, ब्लड शुरू हो जाता है। क्योंकि वायुमंडल जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो वायुमंडल, इसका मतलब में वायु दाब की कमी आती है। ये तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना। और कई बार एरोप्लेन देखा होगा तो एकदम आपके कान एकदम एकदम मतलब सुन्न हो जाते हैं, फिर खुलते हैं, इसका मतलब प्रेशर में कमी आती है। ध्यान से सुनना। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये भी एक प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट है, एनालिटिकल अप्रोच का क्वेश्चन है। वो क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप वाले पीड़ित व्यक्ति को एरोप्लेन, वायुयान में
बैठने से मना कर किया जाता है। उच्च रक्तचाप वाले पीड़ित व्यक्ति को वायुयान में बैठने से मना कर दिया जाता है, मना किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई में जाते हैं तो वायु दाब में कमी आती है, वायु दाब में कमी होती है। अर्थात अर्थात वहां पर निम्न दाब का क्षेत्र होता है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है, जबकि जबकि हमारे शरीर में उच्च दाब होता है। तो ब्लड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होता है, इसलिए नाक या मुख में से खून आने की, ब्लड आने की, रक्त आने की संभावना बढ़ जाती है। ये ध्यान रखें। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए मैंने स्पेशली आपके लिए जो है ना, पूरे बैच के लिए जितने भी प्रकार के हैं, मैंने हैंड रिटन नोट्स की जो है बुक्स भी बनाई है। वो बुक्स भी आपको मिलेगी। इस टाइप के हैंड रिटन की नोट्स की जो बुक्स हैं, आप लोग बिल्कुल जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके से ये सारे मतलब प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं। इस तरीके से कैसा डायग्राम वाइग्राम सारा सब कुछ मिलाकर बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के मतलब देखिए इस तरीके से ये सारा डायग्राम आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। तो कहने का मतलब है आप प्रॉपर तरीके से आप बिल्कुल पढ़िए, प्रॉपर तरीके से देखिए, जुड़िए और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। और गारंटी कहता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और प्रॉपर बैच आपका चला रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग जुड़ते रहिए अपने ग्रुप में, बिहार के उस क्षेत्र में इसको शेयर करते रहिए। जो भी बच्चे जो है, बस यह है कि आप जितना मुझे एनर्जी देंगे ना, जितना ज्यादा मुझे स्नेह देंगे ना, उतनी ज्यादा क्लास में आपके लिए लगाऊंगा डे बाय डे, क्योंकि आपका स्नेह ही मेरी एनर्जी है और मेरी एनर्जी जब बढ़ेगी तो मैं नंबर ऑफ क्लास को बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सारे डायग्राम है, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम के द्वारा ये बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब इतना शानदार नोट्स बनाए हुए ना कि मतलब कभी भी किसी प्रकार की कोई भी आपका कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। ये सारा नोट्स जो है आपको वो हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच आपका प्यार, आपका स्नेह देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। इसी सेशन के बाद हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।